हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन। तो अभी तक हमने इतने सारे कुल टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, तो हम करेंगे इन सारे टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए होंगे। ठीक है, तो देखो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस कलेक्ट करी है। तो जब तक मैं अपने मन के संतुष्टि के अनुसार ना करवा दूं, मुझे नहीं लग जाता कि मैंने आप लोगों को ढंग से पढ़ा दिया है, तब तक मैं इस सेशन को कंटिन्यू करता रहूंगा। जिसको वीडियो पूरा देखना है वो एंड तक रुकेगा, जिसको नहीं देखना पूरा वो बस एनसीईआरटी करके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ढूंढ ढूंढ के तो देख ही लीजिएगा, मुझे पता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया, मोलर मास निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब जो भी स्टूडेंट्स हमारा वो वीडियो नहीं देखे कि मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, मोलर मास सिग्निफाइज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मोलर मास होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा, वाटर का मोलर मास। तो हम वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो एज अ होल देगा मोलर मास ऑफ वाटर। ऐसे होता है। ठीक, ये था मेथड नंबर 1। अगर हम सेकेंड मेथड से जाएं कि अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का मास निकाल ले और उसको एक मोल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मोलर मास मिल जाएगा। अब एक मोल का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, दो है तो दो से मल्टीप्लाई, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसको जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोलर मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा रिवीजन था। ठीक है, जिनको भी और ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो हमारे वीडियोस चेक कर सकता है। ठीक है, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। तो ज्यादा इजी मेथड है कि हम सारे एटम्स का मास को इन टर्म्स ऑफ मोल कंसिडर करें। ओके, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओ एटम, ये लिखेंगे हम। ठीक है, क्यों ऐसा लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है। ठीक है, तो हमें 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल लिखना है और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल लिखना है। ये तो ना सबको पता है, हो गया। अब हाइड्रोजन का 1 मोल का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आई, तो पीरियोडिक टेबल में आप चेक करिएगा, हर एक एलिमेंट के नीचे उसका मोलर मास लिखा रहता है। तो वो आपको मैंने 20 तक लिखवाया भी है, 25 एलिमेंट्स के मोलर मासेस मैंने लिखवाए भी हैं, उसे याद कर लीजिएगा। मैंने कहा भी था, आपने याद भी किया होगा। तो 2 + 16 हो जाता है 18 ग्राम। तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें ध्यान रखना है 18 ग्राम होता है। उसी तरह हम मीथेन का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो सही है, तो यहां से हो जाता है ये 16 ग्राम। अब क्लियर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूंगा बीच में जो कंसेप्ट आएगा इसका, ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब देखो 1 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखो कि हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एक मॉलिक्यूल को उसके मोलर मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 18 ग्राम क्या है, बेसिकली 18 ग्राम बताना चाहता है कि मास ऑफ 1 मोल है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। 16 ग्राम क्या है, ये बताना चाहता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन है। CO2 है 44 ग्राम का, तो ये बताना चाहता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, 18 ग्राम पर मोल, ऐसा 16 ग्राम पर मोल। दिस सिग्निफाइज व्हाट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेट 18 ग्राम, कंसीडरिंग मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है कि बोला गया कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम एवरेज एटॉमिक मास किसका निकाल रहे होते हैं, हम वहां पे निकाल रहे होते हैं आइसोटोप्स। जब हमारा आइसोटोप्स गिवन होता है तब वहां पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक ही एलिमेंट
का दो अलग अलग मास होता है, तो हम क्लोरीन का मास का एक स्पेसिफिक वैल्यू को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो हमको एवरेज एटॉमिक मास कहां लगाना है, जब हमारा केस हो आइसोटोप्स का। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में परसेंटेज अबंडेंस जैसा चीजें दिखाई दे, ठीक है, तब हम लगाते हैं एवरेज एटॉमिक मास। नाउ अब हमको पता चल गया है कि हम एवरेज एटॉमिक मास कहां लगाएंगे। अब हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास तो डेटा गिवन है और डेटा के अकॉर्डिंग हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है जिसके हेल्प से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सके। तो याद करिए वो दिन हमने पढ़ाया था एक एग्जांपल लेकर के, जिसमें हमने बताया था एक पार्टी हो रही है और वहां पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो उस फ्रूट्स का वो जो डिश तैयार किया गया था उसके अंदर अमाउंट जितना प्रेजेंट था, ठीक है, उसी अमाउंट को हम कंसीडर करते थे। ठीक है, वहां से हम निकाले एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट और वहां से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि एवरेज एटॉमिक मास वो क्या होता है। ये मान लीजिए एक एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो इस एलिमेंट 1 का हम क्या लेंगे, मोलर मास ले लेंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका परसेंटेज अबंडेंस को, ठीक है, प्लस मोलर मास ऑफ एलिमेंट 2 परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर 3 रहा या 4 रहा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मोलर मास ऑफ एलिमेंट 3 प्लस इनटू में उसका परसेंटेज अबंडेंस, ऐसे करके बढ़ाते चले जाइए, सीरीज को कंटिन्यू कर दीजिए, बाई 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमें 2 ही गिवन है, तो हम यहाँ पे बस 2 को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट का हमें मोलर मास पता है 34.9689, उसका परसेंटेज अबंडेंस गिवन है 75.77, प्लस में मोलर मास इसका गिवन है कितना 36.9659, इंटू में परसेंटेज अबंडेंस यहाँ पे गिवन है कितना 24.23। इसको डिवाइड बाय जब आप 100 करिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को सम करके डिवाइड बाय 100, ऐसे आप करोगे तो आपको मिलेगा 35.5 ग्राम पर मोल हम लिखते हैं। ठीक है, हमें ग्राम्स में गिवन है, हम पर मोल लिखते हैं एज अ नोटेशन ताकि वो स्टैंडर्ड लगे। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स है, एक का मास है 34.9689 और एक का मास है 36.9659, पर हमें जो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन का एक ही पोजीशन मिला है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हम उस एक पोजीशन के अंदर क्लोरीन का मास क्या फिट करेंगे। तो हमारे पास तो क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हम वहां पे क्लोरीन का मास क्या लिखेंगे 35.5। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो आओ बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इसे, मैंने इसका भी कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, आप सब कोई ट्राई करिए इसे खुद से, और जिन्होंने ये इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, चलो बाकी सब ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इथेन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और कंसीडर करते हैं इसके अंदर 2 मोल है। ठीक है, सुनो सब कोई कंसेप्ट, बाकी लोग इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी वे में, मैंने बता रखा है सब कुछ। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के में पता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये हमारे पास है, वो निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ एटम उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। हम ये फॉर्मूला हमने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल, क्योंकि CH4 एक मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूल लिखेंगे इस केस में, इक्वल्स टू मोल्स इनटू होता है एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसका कितना मोल हो जाएगा 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमसे पूछ दे क्वेश्चन में ऐसा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना हाइड्रोजन है, 4 है। तो हम लिखेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, हमारे पास इसके कुल कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अभी तो हमने निकाला 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम, याद करो
एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम, तो 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बता रखा है मैंने, एक बार चेक कर लेना वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो एक मोल के लिए नंबर सिग्निफाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा 8 मोल। यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या हम इस 8 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 4 ब्रेक कर दिया। ये 2 क्या है, मोल ऑफ मीथेन, क्या है 2 मोल ऑफ मीथेन। और ये 4 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। क्या वो दिख रहा है, हमारे पास क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ मीथेन गिवन है, और ये 4 क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। तो यहां से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। ये क्या बता देगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या करना है, सेम तरीका हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा आंसर नंबर ए क्या बनेगा, जल्दी से बताओ अब, क्योंकि कंसेप्ट हमने कर लिया है। जरा देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 मोल्स है इसका, हम यहाँ लिख देते हैं पहले एक बार, 3 मोल है C2H6 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मोल लिखा था, हम बस कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीजों को साइड बाय साइड, ताकि थोड़ा क्लैरिटी बन सके, थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमने क्या निकाला था कि गिवन कितना है मोल, 2। तो हमें यहाँ कितना मोल गिवन है, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर कितना मोल गिवन है, पहले 3, फिर हमने यहाँ 4 लिखा है। 4 क्या सिग्निफाई कर रहा है, नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। यहाँ पे 4 है, यहाँ इसके अंदर कितना एटम है, तो 4 हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर 6 है, तो ये हो जाएगा 18 मोल ऑफ H एटम। क्लियर हो रहा है। सेम तरीका से हम आंसर नंबर बी बनाते हैं, क्या होगा हमारा, मोल ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, ये कितना मोल है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे 3, और इसके अंदर कितने कार्बन है, तो 2, तो हो जाएगा 6 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा। आंसर नंबर सी में कुछ नहीं करना है, बस हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो हमारे पास मोल है, और मोल से हमें कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल के पास। तो हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो गया है, होपफुली अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन का क्या फॉर्म होता है, उसमें कुछ 10 रेज़ टू द पावर होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ए पॉइंट बी रखते हैं, ए पॉइंट मत रखो, एम पॉइंट बी रखते हैं। इसका मतलब देखो जैसे 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 9, 2। ठीक है, इस तरीके ये सब जो फॉर्म है ना, वो है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। हम इसको इस तरीका से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 42 इंटू 10 टू द पावर 5, ये नहीं है, ये इस तरीके से नहीं, हमको यहाँ कन्वर्ट करना होगा इसको एम पॉइंट बी में। ठीक है, इस तरीके से हमको हर एक फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, चलो एक एक करके सबको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट वाला है हमारा 0.0048। ठीक है, तो अब देखो हमको डेसिमल को कहाँ लेके आना है, 4 के बाद, है ना, 4.8। चलो हम क्या करते हैं, ये डेसिमल को हटाते हैं, हटा देंगे तो क्या होगा, डेसिमल को हटाए तो 1, और जितना यहाँ पे नंबर है उतना पे क्या लगाते हैं, जीरोस, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर, अब आपको मन में क्या सोचना है कि अगर 4 के बाद डेसिमल होता, ठीक है, तो उस डेसिमल को हटाते तो हमारा नीचे में कितना जीरो आता। ठीक है, सोचो, डेसिमल को हटाया, 1 लिखा, एक डिजिट है तो 1 जीरो आता, तो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसको साइड कर लिया, इसको लिख दिया 4.8 डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया 10 टू द पावर 3। ओवरऑल हमारा निकल के आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। समझ में आया, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट किए, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, मिटाते हैं फटाक से। चलो सेकंड करते हैं, सेकंड है हमारा 234000। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेसिमल कहाँ चाहिए, 2 के बाद, ये इस जगह डेसिमल चाहिए। अब मन में सोचो कि अगर यहाँ पे डेसिमल होता तो उस डेसिमल को अगर हम हटाते
ठीक है, अगर यहाँ पे डेसिमल होता और उस डेसिमल को अगर हम हटा देते तो नीचे कितना जीरो जाता, तो डेसिमल को हटाया तो 1 और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीका से यहाँ पे कुछ आता लिखा हुआ, लेकिन ये जो नंबर है वो ओरिजिनली इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, ओरिजिनली इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसके अंदर डेसिमल नहीं है। तो इसको अभी फिलहाल हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 2 5 3 2 5। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे फ़र्क पड़ा कि ये हमारा अब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2.34 आगे सॉल्व करके, और ये हो गया 10⁵। अब 100 को हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब देखो ये हो गया कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। इस तरीक़ा से इसको भी करो, चलो करो जल्दी से, हो गया, चलो करते हैं। हमारा है 8008। हमको क्या मानना है कि डेसिमल हमको यहाँ पे चाहिए इस जगह 8 के बाद, तो हम मानेंगे मन में कि अगर यहाँ पे डेसिमल रहेगा तो डेसिमल को अगर हम हटा दे तो कितना नीचे में जीरो जाएगा, तो डेसिमल को हटाए तो 1 आया, उसके बाद 3 नंबर है 1 2 3, तो अपने मर्जी से जब डिवाइड किया तो अपने मर्जी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो ये अब एज अ होल क्या हो गया 8.008 और ये हमारा हो गया 10⁻3। क्लियर है, उसके नेक्स्ट वाला करो, ये हमारा 500.0 है। ठीक है, डेसिमल को हटा दीजिए सबसे पहले, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 5000/10, इसको काट दीजिए, अभी नंबर बन गया 500। ठीक है, अब हमको डेसिमल कहाँ लेके आना है 5 के बाद, तो मन में सोचो कि यहाँ अगर डेसिमल होता तो हम क्या करते। ठीक है, यहाँ डेसिमल होता तो डेसिमल को हटाते तो नीचे 100 आता, तो जब 100 से किया है डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी कर ही डालो, तो ये कट गया, तो आया 5 × 10⁻²। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा हम इस तरीक़ा से लिख देते हैं कि 10⁻0 है। हो गया, सारा हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से सोच समझ के करना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, याद करो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ? मैंने फर्स्ट ये बात बताया था कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे लिखा है 1 2 3 3 2 9, ये सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर है, ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड हमने बताया था कि अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के पहले आता है तो ये जीरो को हम क्या मानते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। उसी तरीका से जीरो अगर नंबर के बाद में आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड हमने क्या बताया था कि अगर जीरो कोई नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका उसी तरीका से 2 हो जाएगा, इसका ये सिग्निफिकेंट है 2, इसका ये वाला 2 और इसमें ये 2। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक, उसी तरह मैंने बोला कि जीरो अगर 2 नॉन जीरो नंबर के बीच आता है तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो अगर हम फोर्थ नंबर ये था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीका से लिख दिया गया हो, डेसिमल के पहले जीरो हो डेसिमल के बाद जीरो हो, तो यहाँ पर हम जीरो को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन उसी तरह अगर हम यहाँ पे जीरो हटा, यहाँ डेसिमल हटा दे, तब ये जीरो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएंगे। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले जीरोज है सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद भी जीरो है तो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6। तो ये सारी बातें हमने सीखी थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और एक जाना था कि जो काउंटिंग नंबर्स है, ठीक है, जिसका एक डिफिनाइट वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये बोर्ड कितना है, यहाँ पे तो एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे मार्कर कितना है तो एक मार्कर, तो ये जिसका वैल्यू फिक्स होता है, डेफिनेट वैल्यू होती है, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, ये मैंने करवा रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बस इसका एक क्विक रिकैप है। तो यहाँ पे अब बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, नहीं यहाँ पे नहीं बताया ना, यहाँ एक और, हाँ यहाँ पे लिख लो 6th रूल कि अगर हमारा इस तरीका से लिखा हो, ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर के पहले जीरो हो और डेसिमल भी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था नॉन जीरो नंबर के पहले जीरोज है, तो ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। उसी तरह नॉन जीरो नंबर से पहले जीरोज है और डेसिमल भी है, तो ये जीरोज क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पे भी ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पे देखो 0 2 नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 3। यहाँ 0 नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहा है तो इसको भी सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर आया 4। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर के बाद 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। उसी तरीके से यहाँ डेसिमल के बाद जीरोज है, पहले भी 0 है, तो यहाँ पे इसको और इसको सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे हम, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, गिन लो 4। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे क्योंकि 0 नॉन जीरो के बीच में है, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा तभी जाकर के क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे करिए, राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको समझ में आ गया होगा 3 सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है। ये पोजीशन हो गया थर्ड इसका, ये पोजीशन हो गया इसका थर्ड। ठीक है, 1 2 3 ये पोजीशन हो गया थर्ड और ये पोजीशन हो गया थर्ड। ठीक है, आपको इस डिजिट को क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम 2 के बाद राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो इसके पीछे वाला नंबर क्या है, 1। 1 5 से बड़ा है नहीं, वो तो छोटा है, तो छोटा है तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, क्या हो जाएगा 34.2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए थर्ड डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है तो इसके पीछे का नंबर 5 से तो छोटा है, तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 10.4 लिखते हैं। 5 से ज़्यादा होता है तो +1 कर देते हैं, 5 से कम है तो हम +1 नहीं करेंगे ना। यहाँ पे देखो यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसके पीछे का नंबर तो 5 से ज़्यादा है तो इसके अंदर हम एक बढ़ा देंगे, तो 9 + 1 हो जाएगा 10 और इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा 6। इसमें एक बढ़ा दिया हमने तो ये हो गया 0.0460। क्लियर है? ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमको इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो इसके पहले वाला नंबर क्या है 8, तो इसमें हम क्या करेंगे +1 कर देंगे इसके सामने वाले नंबर पे +1, यानी 2810 हो जाएगा हमारा आंसर। होपफुली सारा क्लियर हो गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं हमने वीडियो में अंदर समझा रखा है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। कहीं पर हमें केस मिलता है कि अगर हमारा ये अगर हमारा 5 जितना है, अगर ये हमारा 5 के जितना होगा तो हम यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का केस में क्या करते हैं, ऑड नंबर का केस में क्या करते हैं, ये अलग अलग कंडीशन बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप वीडियो के अंदर समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से मैंने समझा रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो अलग अलग मासेस के फॉर्म में कंबाइन कर रहा है, अलग अलग मास ऑफ ऑक्सीजन के। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें पता चला कि नाइट्रोजन का 14 ग्राम कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। सेकंड में पता चला 14 ग्राम कंबाइन कर रहा है 32 के साथ, 28 कंबाइन कर रहा है 32, 28 कंबाइन कर रहा है 80 के साथ। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद करिए हमने बताया था, ठीक है, जब 2 एलिमेंट है ना आपस में कंबाइन करते हो और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, और चलो चेक कर लेते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करता है कि नहीं करता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि मास when 2 elements combine together then fixed mass of one element to the mass of second element are in the simple whole numbers। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, याद करिए हमने कहा भी था कि अगर ऐसा केस मिल जाए जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे मोर देन 1 कंपाउंड, तब हम वहां पे क्या करते हैं कि एक एलिमेंट का, किसी भी मनचाहे एलिमेंट का मास को फिक्स कर दीजिए। तो या तो आप नाइट्रोजन का मास फिक्स करिए या फिर ऑक्सीजन का मास फिक्स करिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 14 ग्राम कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 ग्राम कितने ग्राम से कंबाइन करेगा, 16/14 ग्राम से कंबाइन करेगा, 16/14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगा, तो 32/14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा, तो 32/28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा। और यहाँ पे लिखते हैं 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रहा है,
तो 80/28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ यहाँ कंबाइन कर रहा है। अब जो इनका रेशियो अगर हम करते हैं, इनका रेशियो अगर करते हैं तो ये क्या आता है, एक सिंपल होल नंबर के टर्म्स में आता है। देखिए हम यहाँ पे करते हैं 16/14 इज टू 32/14 इज टू 32/28 इज टू 80/28। ठीक है, इस तरीके से हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सबका बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 32/28 इज टू 32 का डब यहाँ पे भी सेम करते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 28/64, 32/28 और 80/28। अब सबका बेस सेम हो गया तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए 32/64 इज टू 32/80। ठीक है, अब इसको फर्दर और सॉल्व करिएगा, एकदम सिंपलीफाई फॉर्म में रखिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, एक सिंपल होल नंबर का रेशियो मिलेगा। ठीक है, हम इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, देखिए आपको सिंपल होल नंबर का रेशियो मिलता है 32, 64, 32, 80। सबको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 16, 32, 16 और 40। फिर से ये डिवाइड हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 8, 16, 8, 20। क्या फिर से हो सकता है, 4, 4, 8, 4, 10। क्या और कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, इसका हाफ, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2, 4, 8, यहाँ पे 4 था तो इसको करते तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। अब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो बना, ये देखिए स्मॉल होल नंबर्स के टर्म्स में है। स्मॉल होल नंबर कहने का मतलब ये 2 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये कहीं पे भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं बना है। समझ में आई बात। तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, हमने अब चेक करना वीडियो, उसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेल-साइक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सारा चीजें एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्या था, बस उसका एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और भी सारे क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में बस एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके अंदर सारे लॉस के बेसिस पे क्वेश्चंस कुछ कुछ इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, वो उसके थोड़े से अच्छे लेवल है, तो वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा और माइंड डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे ये उम्मीद है कि सबको ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अगर इसका 2 पार्ट होगा तो वो दोनों पार्ट को आप पूरा पूरा देखना, ताकि पूरी चीजें अच्छे से रिवाइज हो सके, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और हमें किसी भी टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि हमारा कंसेप्ट उस लेवल तक डेवलप हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। टाइम कितना है, 2 नैनो सेकेंड। एन से नैनो याद करो, हमने साइंटिफिक नोटेशंस वाले वीडियो में एक प्रीफिक्स का लिस्ट बनाया था, जिसमें हमने नैनो, माइक्रो, पीको, बहुत सारा नेम के लिए क्या प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो बताया था। तो ये वही नैनो है। ठीक है, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ ठीक है, सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है। हमें यहाँ निकालना है डिस्टेंस कवर, और स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर हमारे पास है 2 × 10⁹ नैनो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 मीटर, मतलब 0.6 मीटर हो जाएगा। समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें क्या बताने हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा होता है मोलर मास ऑफ एलिमेंट। क्या इंडिकेट कर रहा होता है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हमको यहां से क्या पता चल रहा है, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम, ये हमको पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, अच्छा मोलर मास ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, mass of 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon
इज इक्वल टू 12 ग्राम, हमें ये पता चल रहा है यहाँ से। ठीक, क्वेश्चन में बोला कि 1 एटम का मास बताना है। ठीक है, तो हमारे पास, याद करो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कोई क्वांटिटी का बारे में गिवन इंफॉर्मेशन हो और हमें उसके बारे में, उसके एक यूनिट के बारे में जानना हो, उसके मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है और हमें 1 पे जाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। ये हमने सिखा रखा है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा, 12 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ये आ जाएगा आपको 12 AMU। बोलो आई बात समझ में? तो मास और अच्छा ग्राम्स में पूछा है ना आपसे, ये AMU में आ गया, ग्राम्स में पूछा है तो ये आपको ग्राम्स में हो जाएगा। ये दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो ग्राम्स में होगी। आई बात समझ में? अब स्क्रीनशॉट ले उसका, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को करना है। तो याद करो सिग्निफिकेंट फिगर्स के वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमको आंसर जब हम निकाल रहे होंगे तो उस आंसर में हम कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाएंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सपोज करो नंबर ए है और बी, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 2, तो यहां से जो आंसर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हमको क्या कंसिडर करना है, मिनिमम वैल्यू को। अब देखो इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको बस बताना है कि इसके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, हाँ मिनिमम वाला कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया आंसर। यहाँ पे देखो इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, पर ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के पास कितना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना 5, तो इसका हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 5.0 5.00 5.000 ऐसे करते करते, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ से 2 आया, 3 आया, यहाँ पे 4 आया, ऐसे करते करते इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके पास 4, तो हम क्या लेंगे, मिनिमम वाला, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी हम मिनिमम वाला लेंगे। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो क्या होगा इसका आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है? चलिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 32। ठीक है, इसमें अगेन हमसे पूछा गया है क्या, आर्गन का आइसोटोप का मास गिवन। जब भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज अबंडेंस गिवन हो तो हमको क्या समझ लेना है कि हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास। चलो अब तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, चीजें तो क्लियर हो गई है। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप ले लीजिए, कितना है 35.9675 इंटू में उसका परसेंटेज अबंडेंस प्लस इसका फिर से इसका मोलर मास इंटू में उसका परसेंटेज अबंडेंस 0.063 प्लस इसका मोलर मास और इनटू में इसका परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय, अब जब 100 करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास आएगा वैल्यू 39.948 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, याद करिए हमने सीखा था कि जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स तक कैसे पहुंचते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब ये जो लिखा है यू, इसका क्या मतलब है, यूनिफाइड मास। इसका मतलब हमें यहाँ पर हीलियम का एक एटम का मास शायद गिवन है, पर क्या हीलियम का एक एटम का मास 52 होता है, नहीं, वो तो होता है 4। तो इसके अंदर कितना एटम प्रेजेंट है वो बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन को करो। चलो हो गया होगा, चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है 52। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 52 और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास
52U ऑफ हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ हीलियम कितना है, 52U है। आपको क्या पता है, 52U। आपको क्या पता है, आपको पता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4U। पता है आपको कि एक एटम का मास कितना होता है, 4U होता है। वही एक मोल का मास क्या होता है, 4 ग्राम्स होता है। अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि देखो ऐसे कर लो ना, 4U के अंदर हमारे पास एक एटम है, ठीक है। 4U के अंदर एक एटम है। एक U के अंदर कितना एटम होगा, 1/4। उसी तरह 52U के अंदर कितना एटम होगा, तो 1/4 इंटू 52 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 एटम्स ऑफ हीलियम। क्लियर है, ये आ गया 13 एटम ऑफ हीलियम। ये समझ में आ गया होगा होपफुली। थर्ड में देखिए आपको क्या गिवन है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब आपको पता है क्या कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4 ग्राम होता है, ठीक है। तो 4 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है हीलियम का। तो 1 ग्राम के अंदर कितना मोल होगा, 1/4 मोल होगा हीलियम का। तो हमारे पास 52 ग्राम है। 52 ग्राम के अंदर कितना मोल होगा, दैट इज 13 मोल होगा हीलियम का, ठीक है। 13 मोल होगा हीलियम का। तो एटम्स कितने हो जाएंगे हीलियम के, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। याद करो वो कन्वर्जन हमने बताया था, जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है, ठीक है। क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे आपको मोल पे जाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय Na। और मोल से एटम पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 13 मोल है और इससे आपको एटम्स पे जाना है तो क्या करेंगे, मोल है एटम्स पे जाना है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 52 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास मोल गिवन है और आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। सेम फॉर्मूला, मोल गिवन है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय Na। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है इसके अंदर, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो हमने अभी तक एनसीईआरटी के गिवन सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। अभी तक हमने जितने पढ़ाई करी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, साइंटिफिक नोटेशन, जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिख रखे थे उन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस गिवन है वो सारे हमने अभी तक प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए ये सारी चीज़ों को ढंग से रिवाइज करिएगा, पीछे के कंसेप्ट्स को भी ठीक से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।